नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम गुप्तकाल पढ़ने वाले हैं। गुप्तकाल से उन विषयों को उठाएंगे जो हमारे परीक्षाओं में प्रश्न का रूप धारण करते हैं, जैसे कि गुप्त किसके सामंत थे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्तों का आदि पुरुष कौन था, गुप्तों का वर्ण कौन सा था, गुप्त वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक कौन था, गुप्त वंश के किस शासक को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेख ही साक्ष्य प्राप्त होता है। तो चलिए गुप्त काल को जानते हैं। गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोतों के रूप में 3 स्रोतों को अपनाया गया है। जानकारी के प्रमुख स्रोतों के रूप में कितने स्रोतों को अपनाया गया है? 3 स्रोतों को अपनाया गया है। कौन कौन से? तो बता दें। पहला है साहित्यिक स्रोत, पहला है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है अभिलेखी स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोतों के रूप में 3 स्रोतों को रखा गया है: साहित्यिक स्रोत, अभिलेखी स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत किन किन साहित्यों को रखा गया है? तो पहले रखा गया है पुराण, और पुराण में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इन 3 पुराणों को रखा गया है। इन पुराणों के माध्यम से गुप्तकालीन प्रारंभिक शासकों की जानकारियां प्राप्त होती है। इसके बाद जैन एवं बौद्ध साहित्यों को भी रखा गया है। जैन बौद्ध साहित्य को रखा गया है, जैन और बौद्ध साहित्यों को भी रखा गया है। साथ में समकालीन साहित्यों को भी रखा गया है। गुप्तकालीन या समकालीन साहित्यों को रखा गया है। साहित्य जैसे कि मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, अभिज्ञान शकुंतलम, हर्षचरित, मृच्छकटिकम, इन सभी गुप्तकालीन साहित्यों को रखा गया है, यानी कि समकालीन साहित्यों को रखा गया है, उस समय के साहित्यों को रखा गया है। बता दें कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के जो रचयिता हैं वो है विशाख दत्त। तो ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जैसे साहित्य के रचयिता विशाख दत्त हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो बता दें, हर्षचरित के रचयिता हर्ष के दरबारी कवि और प्रकांड विद्वान बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट हैं। और मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक है। इन सभी रचनाकारों के साहित्यों के माध्यम से भी गुप्तकालीन जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम बात कर लें अभिलेखी स्रोत की। किसकी बात कर लें? अभिलेखी स्रोत की। तो गुप्तकालीन शासकों के अभिलेखों से भी गुप्तकालीन इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। गुप्तकालीन शासकों के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रयाग प्रशस्ति। कौन है? प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा है भीतरी अभिलेख, और तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख। चौथा है मेहरौली लौह स्तंभ। हालांकि यह लौह स्तंभ है,
ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? तो बता दें गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त। इसके रचनाकार कौन है? तो बता दें हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के मंत्री थे। भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो बता दें गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, स्कंदगुप्त। और मेहरौली स्तंभ का संबंध किससे है? तो बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से है। ठीक है, तो ये हो गए साहित्यिक स्रोत और अभिलेखित स्रोत। फिर है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत किन किन विदेशी यात्रियों के विवरण को रखा गया है? तो बता दें चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, इत्सिंग, चीनी यात्री फाहियान, इत्सिंग, अलबरूनी और हेनसांग। इन सभी विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत या विवरण से, यात्रा वृतांत या विवरण से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आते हैं गुप्त काल के शासकों पर। किस पर आते हैं? गुप्त काल के शासकों पर आते हैं। जानेंगे कि गुप्त काल का संस्थापक कौन था, गुप्तों का आदि पुरुष कौन था। उससे पहले थोड़ा पीछे आते हैं और जानेंगे कि इतिहासकारों के अनुसार गुप्त किनके सामंत थे। गुप्त किनके सामंत थे? तो हम आपको बता दें कि इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किनके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। और प्रयाग और साकेत वाले क्षेत्र में छोटे छोटे सामंत के रूप में निवास करते थे, क्योंकि गुप्त काल के प्रारंभिक शासकों के सिक्के भी यहीं से, यानी ये प्रयाग और साकेत वाले क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, गुप्त कौन थे? तो बता दें कि गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। कौन थे? कुषाणों के सामंत। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं कि गुप्त कुषाणों के छोटे सामंत थे, छोटे सामंत थे। किस क्षेत्र में निवास करते थे प्रारंभ में? तो बता दें साकेत और प्रयाग वाले, प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, गुप्त मूल रूप से कुषाणों के सामंत थे जो कि साकेत और प्रयाग वाले क्षेत्र में निवास करते थे। गुप्त काल के प्रारंभिक शासकों के सिक्के भी साकेत और प्रयाग वाले क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अब गुप्तों के जाति या वर्ण निर्धारण को लेकर भी इतिहासकारों में काफी मतभेद देखा जाता है। इतिहासकारों ने गुप्तों के जाति निर्धारण या वर्ण निर्धारण में एक मत या एक दृष्टि नहीं दिखाई है। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि गुप्त ब्राह्मण थे, जैसे कि डॉक्टर राय चौधरी, राम गोपाल उपाध्याय। इन सब ने माना है कि जो गुप्त थे वो कौन से वर्ण के थे? इन्होंने कहा है क्षत्रिय वर्ण के थे। क्या थे? क्षत्रिय वर्ण के थे। तो हम आपको बता दें डॉक्टर राय चौधरी, राम गोपाल उपाध्याय जैसे इतिहासकारों ने गुप्तों को क्षत्रिय वर्ण का बताया है। क्या बताया है? क्षत्रिय वर्ण का बताया है। तो वही डॉक्टर गौरी शंकर जैसे इतिहासकारों ने गुप्तों को ब्राह्मण कहा है। क्या कहा है? गुप्तों को ब्राह्मण कहा है। तो वही डॉक्टर केपी जायसवाल ने गुप्तों को कारस्कर श्रेणी, किसका भाई? कारस्कर श्रेणी का बताया है। कहने का मतलब कारस्कर श्रेणी यानी कि शूद्र श्रेणी का बताया है, शूद्र वर्ण का बताया है। क्या बताया है? शूद्र वर्ण का। तो ठीक है, इतिहासकारों में
गुप्तों के वर्ण या जाति निर्धारण को लेकर काफी मतभेद देखा जाता है, जैसे कि डॉक्टर रायचौधरी, राम गोपाल उपाध्याय जैसे इतिहासकारों ने गुप्तों को क्षत्रिय वर्ण का माना है, तो वहीं डॉक्टर गौरी शंकर ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। डॉक्टर केपी जायसवाल जैसे इतिहासकारों ने शूद्रों को कारस्कर कहा है, अर्थात शूद्र वर्ण का बताया है। अब आते हैं गुप्त वंश के संस्थापक पे। दोस्तों, गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्तों का आदि पुरुष यानी कि गुप्तों का जो पूर्वज था, जो प्रारंभिक गुप्त था, वह था श्रीगुप्त। तो गुप्तों का आदि पुरुष कौन था? तो बता दें कि गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक भी श्रीगुप्त को ही माना जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दें, गुप्त वंश का संस्थापक भी श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का शासक घटोत्कच हुआ। कौन हुआ? दूसरा शासक कौन हुआ गुप्त वंश का? घटोत्कच। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का घटोत्कच कौन था? तो बताएंगे कि घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक था, यानी कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, जो 280 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बना था। क्या बना था? 280 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बना था। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की क्या धारण की थी? उपाधि। महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो ठीक है, गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक भी श्रीगुप्त ही था। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात गुप्त वंश का शासक घटोत्कच बना। वो महाभारत वाला घटोत्कच, भीम का पुत्र नहीं बल्कि गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी 280 ईस्वी में, यह भी गुप्त वंश का शासक बना था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। कौन भाई? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बनता है। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम हम आपको बता दें कि श्रीगुप्त, जिन्हें कि गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है, और घटोत्कच गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक थे। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बनता है, और यह 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासक के पद पर कार्य करता है। ईस्वी तक शासक के पद पर कार्य करता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। प्रथम महत्वपूर्ण शासक। आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो बताएंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। इसका राज्यारोहण 319 ईस्वी में हुआ था, और इसने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत की थी, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत। आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी? तो बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्यों की थी? क्योंकि 319 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ था, और अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज उपाधि। महाराजाधिराज। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो बता दें, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। और गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने केवल महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह लिच्छवी
लिच्छिव वंश की राजकुमारी, वंश की राजकुमारी, राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी से किया था। किससे किया था? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह लिच्छिव वंश की राजकुमारी कुमार देवी से किया था और अपने विवाह के उपलक्ष्य में इसने सोने के मुद्राएं जारी किए थे और सोने की मुद्रा में एक ओर इसने राजकुमारी राजकुमारी कुमार देवी, राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त यानी कि अपना चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का क्या करवाया था? चित्रांकन करवाया था और उसी मुद्रा के दूसरी ओर इसने लिच्छिव, लिच्छिव शब्द, लिच्छिव शब्द क्या किया था? अंकित करवाया था, अंकित करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार में अपनी शक्ति स्थापित की और पाटलिपुत्र को गुप्त वंश की राजधानी बनाया था। पूछा जा सकता है गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? तो बताएंगे गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया था राजधानी। ठीक है, हमने जाना कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम और महत्वपूर्ण शासक था। कैसा था? गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था जो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासक के पद पर कार्य किया। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्यारोहण करवाया और अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में ही एक संवत की शुरुआत की जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने लिच्छिव वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपने विवाह के उपलक्ष्य में सोने के मुद्राएं जारी किए और सोने के मुद्रा के एक ओर इसने कुमार देवी और स्वयं का यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र अंकित करवाया और मुद्रा के दूसरी ओर दूसरी तरफ लिच्छिव शब्द अंकित करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार में अपनी शक्ति स्थापित की और पाटलिपुत्र को गुप्त वंश की राजधानी बनाई। तो ये तो हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद गुप्त वंश का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ, महान शासक हुआ, जिसे इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कह दिया, वह समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। हम आपको बता दें कि समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासक के रूप में कार्य किया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था जिसने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासक के रूप में कार्य किया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, किस अभिलेख से? प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसका रचयिता कौन है? हरिसेन। कौन है? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का क्या था? मंत्री था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसका रचयिता हरिसेन यानी कि समुद्रगुप्त का मंत्री था, से ज्ञात होता है कि इस समुद्रगुप्त ने अपनी सेना के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। क्या किया था? संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। यही कारण है कि इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है इतिहासकार स्मिथ ने? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति की माने तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया। क्या किया? दक्षिण भारत का विजय अभियान किया। विजय अभियान, ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का
क्या किया? विजय अभियान किया और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। क्या किया? 12 राज्यों को जीता और जीतने के पश्चात इन 12 राज्यों को उनके राजाओं को वापस कर दिया। इस नीति को, समुद्रगुप्त के इस नीति को राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया, 12 राज्यों को जीता और 12 राज्यों को जीतने के पश्चात उनके राजाओं को उनके राज्य वापस कर दिए। समुद्रगुप्त के इस नीति को राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों को जीता था और उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 18 आटविक राजाओं को जीता। क्या किया? 18 आटविक राजाओं को जीता था और उन्हें अपना क्या बना लिया था? सेवक बना लिया था। क्या बना लिया था? सेवक बना लिया था। समुद्रगुप्त ने पश्चिमी सीमांत के 5 राज्यों को जीता था, पूर्वी गणराज्य के 9 राज्यों को जीता था। समुद्रगुप्त के समकालीन जो विदेशी राज्य थे वो इस प्रकार थे। समुद्रगुप्त के समकालीन जो विदेशी राज्य थे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी जुटा लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के समकालीन जो विदेशी राज्य थे वो इस प्रकार थे। पहला था कुषाण। क्या था? कुषाण। शक भी थे। क्या थे? शक थे। और कौन था? लंका था, जिसे कि सिंघल द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहले सिंघल द्वीप कहा जाता था। सुमात्रा और जावा भी था। क्या था? सुमात्रा और जावा। सुमात्रा और जावा भी था। ठीक है, समुद्रगुप्त के समकालीन समुद्रगुप्त के संपर्क वाले जो विदेशी राज्य थे वो इस प्रकार थे: कुषाण वंश, शक वंश, लंका जिसे कि सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था, सुमात्रा, जावा। ठीक है, चीनी ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का राजा मेघवर्ण था, जिसने बहुत सारे उपहारों के साथ अपने राजदूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। क्या किया था? समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। समुद्रगुप्त इतना महान शासक था कि सभी शासकों ने, सभी राजाओं ने समुद्रगुप्त से युद्ध किए बिना, समुद्रगुप्त से संघर्ष किए बिना समुद्रगुप्त को अपना सम्राट मान लिए थे और समुद्रगुप्त के प्रति आत्मनिवेदन यानी कि भक्ति भावना प्रदर्शित करने लगे थे। ऐसे सभी राजा जो समुद्रगुप्त के प्रति आत्मनिवेदन भक्ति भावना प्रदर्शित करते थे, समुद्रगुप्त का सम्मान करते थे, उन सभी राजाओं ने अपनी अपनी कन्याओं का समुद्रगुप्त से विवाह कर दिया और इस नीति को कन्योपायन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कन्योपायन। कन्योपायन, कन्योपायन के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, समुद्रगुप्त को सम्राट मानने वाले सभी शासकों ने अपनी अपनी कन्याओं का समुद्रगुप्त से विवाह किया। इस नीति को कन्योपायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्योपायन। समुद्रगुप्त कला एवं संस्कृति का बहुत बड़ा संरक्षक था। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया है। क्या करते हुए देखा गया है? वीणा बजाते हुए देखा गया है। और एक सिक्के से समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी मिलती है, यानी कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त एक महान कवि भी था और यही कारण है कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? कवि राज भी कहा जाता था। तो ठीक है, ये समस्त जानकारियां गुप्त वंश के एक महान शासक, जिसे कि इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, समुद्रगुप्त तक की गुप्त काल की जानकारियां हमने जुटा ली है। अब अगले क्लास में अगले शासकों के बारे में देखेंगे दोस्तों। यदि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।